प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सिलसिला जारी था हमारे गुफ्तगू का। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और मुख्तलिफ़ मामलात पर बात होती है प्रोग्राम में। सियासी मामलात हों, मौशी मामलात हों, सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो, कोई और इशू हो। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में अवामी मसाइल को जो है वो उजागर किया जाए और उसके ऊपर बात की जाए। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त बड़े ख़ास मेहमान शख्सियत अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। तो आज हमने मदऊ किया है अमानुल्लाह बराचा साहब को, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और सीजनल पॉलिटिशियन हैं, सीनियर सियासी रहनुमा हैं। मुख्तलिफ उमूर पर हमारी आपसे गुफ्तगू रहती है। तो आज सुबह के वक्त एक दफ़ा फिर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा जी, अब अमानुल्लाह साहब, मसला ये है कि जो सियासी सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। बोलियां भी लग रही हैं, जोड़ तोड़ भी हो रही है, रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी है। ये सियासी निज़ाम, आप क्योंकि आवाम की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, उसमें बेहतरी कैसे लाई जाए, इस हवाले से आप बात करते हैं। ये जो सियासी निज़ाम है जिसमें जोड़ तोड़ है, पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और सारे ही काम इसमें हो रहे हैं, नतीजा कोई निकाल सकते हैं ऐसी सूरत हाल से? क्या कानून साजी के लिए जहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हो तो वो कानून साज जाकर कोई ऐसा कानून बना सकता है जो आवाम की फलाह के ऊपर हो, कोई उसकी बहबूद के लिए कोई कानून हो? मुमकिन हो सकता है? ज़रा आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया असर भाई कि आपने अपने चैनल में मदऊ किया। देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात की। आप वही गुफ्तगू करते हो जिस तरह एक आम पाकिस्तानी जी की जी बात है, ऐसी आपने बात रखी है। और ज़ाहिर बात है, ऐसी बात ही से पाकिस्तान के अवाम को के लिए कोई रास्ता बन ऐसा सके। ही। बड़ी बदकिस्मती रही कि 72 सालों से पाकिस्तान के अवाम के लिए इन पार्लियामेंट्स ने कुछ नहीं किया, नहीं किया। बल्कि इन पार्लियामेंट्स की वजह से आधा पाकिस्तान टूट गया। हाय हाय, ये पार्लियामेंट तल्ख का झगड़ा ही हकीकत था ना, है। ऐसा ही। अवाम का झगड़ा नहीं था। नहीं था। न उधर के अवाम का न इधर के, बल्कि पार्लियामेंट की खींचातानी और दूसरे मामलात की वजह से ये पाकिस्तान टूट गया, जो बड़ी मुश्किल से कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये हासिल किया। और अब जो तगो-तोक जारी है और यहाँ जिस तरह की पार्लियामान में सिस्टम चल रहा है, क्या आप या कोई पाकिस्तानी ऐसा है ये समझता हो कि यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम के लिए, आम आदमी के लिए, मुतवसत तबके के लिए ये पार्लियामान कोई काम कर रही है? वो अपने लिए कर रहे अपने लिए हैं। काम ये कर। बादशाहत निज़ाम है। आप यकीन करें कि बादशाहत में और इस निज़ाम जो पाकिस्तान में चल रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। नहीं। इस आप खुद देख लीजिए कि अभी जितने भी अब तक कोई ऐसा पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुआ। सब ट्वीट के ऊपर, SROs के मामला चल ऊपर, रहे हैं। और जो कहते हैं वो जनाब आप हुकूमत चला रहे। बादशाहत में भी यही है। ऐसा ही है। वो कहता है अमर बिन बादशाह, यानी उस अमर कहते हैं हुक्म को, जो बादशाह बिल्कुल हुक्म दे दे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सऊदीया में, दुबई में, कतर, कुवैत में चलते चलते गाड़ी में बादशाह देखता है कि ये काम इस तरह होना चाहिए तो वो फ़ौरन ट्वीट कर देगा। तो यहाँ भी वही है। ऐसा ही। आम आदमी भूख, महंगाई, बेरोजगारी से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। क्या हम, और अब इस वक्त हम जिस तरह ग्रे लिस्ट के अंदर हैं, IMF के कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, क्या ये मुमकिन है कि हम इस मुल्क को बाहर निकाल सकें? बिल्कुल है। लेकिन नाउमीदी किस बात की है कि 1% अशरफिया पिछले 72 सालों से इस पर मुसल्लत है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जो अभी आपने तोड़ जोड़ की बात की कि पार्लियामेंट में तोड़ जोड़ हो रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। पैसे वाला ही अरबों लगाकर कमाने के लिए आता है। कमाने के लिए वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं आता। अगर वो आता तो कभी भी जीतने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, सदर बनने के बाद वो अपने लंदन, अमेरिका यहाँ पे असासे ना बनाता, अपनी औलाद को वहाँ ना बेचता। ऐसा ही। तो इनका आम आदमी के लिए कोई इनकी जो है ना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है नहीं। कि वहाँ पर ये आम आदमी के लिए कुछ काम करते और लोगों को कोई रिलीफ मिलता। तो ये सिलसिला जारी रहेगा उस वक्त तक कि जब तक कि आम आदमी इन जालिमों के खिलाफ इत्तेहाद ना कर ले। आम आदमी को इंतखाब लड़ना पड़ेगा। वो लड़के उनको इसके साथ
और ऐसा हुआ है, हम आपके हमसाये में हुआ है, बिल्कुल इंडिया में हुआ है, यहाँ एम क्यों ने भी किसी ज़माने में करके ग्रास रूट को टिकटें दी थी। बात की बात है कि ग्रास रूट वाले ऊपर आके वो लूट मार करके वो भी यूरोप अमेरिका अमेरिका में सेटल हो गए। तो इस आपके दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, तुर्की में हुआ है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में भी इस वक्त ये परसेप्शन है, ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे लोग तैयार हो गए कि इस शर्फिया ने पाकिस्तानी आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया और ना करेगी, ना कर सकती। कौन सा मुश्किल काम है दुनिया में? अमेरिका में, यूरोप में आज 0% इंटरेस्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर काम हो रहा है, अमेरिका में, यूरोप में, मुमकिन है, पाकिस्तान में। और ये तो हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कानून है यार, अल्लाह की किताब में है कि आप ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा कोई सूद से ताल्लुक़ नहीं है, सूदी माशरा ख़त्म हो जाए। हम यहाँ पे किसानों को हम 22 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी यार। हमें अफसोस की बात है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री होते, ज़रूरी मुल्क होते हुए हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, शक्कर इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बंजर ज़मीन पर ये दोनों आपके गरीब हारियों को, गरीब किसानों को, उनको बीज फ्री दो, उनको खाद फ्री दो, उनको सोलर पे पंप लगा के दो, उनको इंसेंटिव दो कि यार ये 30 एकड़ 40 एकड़ तुम्हारी ज़मीन है, अगर तुमने इसमें 20 मन, 10 मन, 30 मन आप टारगेट दें कि आपने गंदम उगा दी या कपास उगा दी या गन्ना उगा दिया, तो उसके बाद आपकी ज़मीन हम आपके नाम पे कर देंगे। बहुत अच्छी बात। आप एक्सपोर्ट करेंगे। इसराइल, सऊदीया, कई ममालिक ने समंदर के पानी से किया, हमारा समंदर का पानी भरा पड़ा है, डिसैलिनेशन प्लांट लगाए ना, कितने तो उसके अंदर बाई प्रोडक्ट, आखिरी बाई प्रोडक्ट आपका जो है लाइव स्टॉक के लिए उसका फीड बनता है। बिल्कुल सही। लेकिन इतना बड़ा समंदर का हमने फ़ायदा नहीं उठाया, पानी की कितनी कमी है हमारे पास, हम इसको भी तो ख़त्म करें। आइंदा चल के आगे लड़ाई पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। कश्मीर तो वैसे भी दे बैठे हैं जहाँ से पानी निकलता था, हम खाली बातों के खिलाड़ी हैं कि हम यूँ कर देंगे। हम भाई आप ये ना कहें, बल्कि आपने देखा कि भारत ने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम कभी किया नहीं कि वो आप समझते हो कि वो आपको कश्मीर ऐसी दे देगा। आपने तो खाली जज्बाती बातें की हैं। ये अमेरिका के, यूरोप का एजेंडा था, जिस तरीके से कश्मीर हमसे लिया गया, ले लिया गया। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी, हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ मकबूजा कश्मीर में, वो भी हमारे खिलाफ हो गई। आज़ाद कश्मीर वाले भी कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है सिर्फ बातें करते हैं, हमने क्या दिया। वजह यह है भाई यासिर भाई कि यहाँ पर अवाम के लिए कोई काम करने के लिए आता ही नहीं है। पैसा लगाता है, कमाने के लिए आता है पैसा और आप देख ले पार्लियामेंट में कोई एक ऐसा शक्ल दिखा दे जो गरीब हो, कोई 35 करोड़ का इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकर जोतई साहब ने लगा दिया, तो उसने कहा मेरी बात तो छोड़ो, यार मोहम्मद रहीम साहब ने 70 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया, आपके सामने है ना। तो ये बोल, और ये तो नहीं है कि ये कुछ झूठ होगा, कुछ ना कुछ तो है, सब्सटेंस इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। और ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता। आपका दुनिया ने देखा, वीडियो आई हुई है, करोड़ों का लेन देन पहले से हो रहा है। अब खुफिया राय शुमारी की कहानी चल रही है, उसके पीछे क्या बात है अल्लाह बेहतर जानता है। पूरे 22 करोड़ लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं। इस तरीके से उनको इस तरह उनकी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर दिया है कि असली मसले की तरफ उनका जहन ही नहीं जाता। क्या आप मुझे बताएं, किस किस टॉपिक पे, किस किस चीज़ पर आप जाओगे? हमें, हमारे अवाम को, हमारे बच्चों को अपने जो उनका हक है, जो मुल्क में जो कुछ है वो उसके मालिक कौन है? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम। लेकिन मैं हल्फ ये कहता हूँ कि एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो उसको जमहूरियत का समर मिला हो, ये 1% शर्फियों को मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। मौलाना साहब ये फरमाइएगा, अब समझ में आना बड़ा मुश्किल है, अवामी मसाइल की जब हल की बात होती है ना, तो बात होती है इख्तियारात की। एक मुल्क में एक अजीब सिलसिला नाफिज है, एक राइज है कि विफाक के पास जाते हैं, वो जनाब दौड़ा देते हैं आपको सूबाई हुकूमतों की जानिब। सूबाई हुकूमतों के पास जाएँ तो वो आपको जो बल्दियाती हुकूमत है उनके पास भेज दिया कर देती। अब ये सिलसिला जारी है, अवाम के मसाइल तो किसी ने हल करने नहीं है। अब जब अवामी मसाइल की बात होती है, वफाकी हुकूमत से सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि एक बड़ी ऐसी मजबूरी है आपके यहाँ, जो राइज निज़ाम है उसके अंदर जनाब आप अक्सरियत में जब तक नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये मसला कब तक चलता रहेगा? क्योंकि अवाम तो इस तरह फिर बेवकूफ़ बनते रहेंगे कि अक्सरियत आने वाले वक्तों में तो बज़ाहिर लगता ये है कि मुमकिन नहीं है कोई भी जमात जो है वो 2/3 अक्सरियत से आए, फिर कानून साजी कर सके और फिर डिलीवर कर सके। अगर ये रुकावट आगे भी रही और सेनेट के अंदर भी अगर खातिर खा नताइज नहीं मिले, तो फिर कौन सी कानून साजी और कहाँ की डिलीवरी और कहाँ सी फलाह, ये मुमकिन कैसे होगा? ये तो समझाइए। एक अजीब सी सियासी निज़ाम राइज है, कैसे मुमकिन है? यासिर भाई, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन
तो एक बहुत बड़ा एक किस्म का एहतसाब की तरह, जी, एहतसाब ही है अपोजिशन। तो स्ट्रांग अपोजिशन भी एक जमहूरियत की मजबूती की निशानी है। निशानी है। और अगर जितनी स्ट्रांग अपोजिशन होगी उतना हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतर काम करे। बिल्कुल लेकिन सही यहाँ बिल्कुल उल्टा है, उलट है, ऐसा ही। यहाँ अपोजिशन को विक्टमाइज किया गया है। अपोजिशन को पकड़ पकड़ जो भी बात करता है उसके खिलाफ कोई ना कोई कहानी चल पड़ती है और वो अगले दिन थाने अंदर में होता या है। जेल में पड़ा होता है। ऐसा ही। और ये जो आपने खुद कहा अभी कि जो आप कह रहे हैं कि ये हम 2/3 मेजॉरिटी की बात करते हैं, 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब करें ना कि आप बकिया निज़ाम ना चला रहा हूँ, आप सारा कुछ जिसको चाहे ECL से निकाल देते हैं, जिसको चाहे बुला लेते हैं, जिसको बार चाहे बेच साथ ले जाते हैं, ऐसा ही है। जब चाहे जो आप काम कराना चाहते हैं उसकी कानून साजी, चाहे वो SRO से हो जाए, चाहे वो ट्वीट से हो जाए, वो हो रही है हो ना। रही है, हो रही। अगर ऐसी ट्वीट और SROs आवाम के लिए आ जाए वाह, तो फिर तो मैं मानूं, ऐसा ही। आप भी मानेंगे, लोग भी मानेंगे। बिल्कुल सही। लोगों को तो आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा लगा है, दिया है। लोगों को तो आपने लगा रखा है जनाब कि हम ये तो हमारे पास 2/3 बजा। अब नई ये सिलसिला जो जिसकी अभी आपने निशानदेही जी, की है, जी। ये नया उन्होंने हुक्मरानों ने नया पलटा लिया है कि निकाला, हमारे बिल्कुल। पास तो मेजॉरिटी नहीं है, नहीं अब हमें 2/3 मेजॉरिटी भी दो। दिलवाए। तो भाई अगर 2/3 मेजॉरिटी के लिए काम भी ऐसे करो ना कि लोग आ जाएं। बिल्कुल सही लेकिन है। लोग तो अब समझ चुके हैं हाँ। कि ये हमारे मसाइल जो है सिर्फ वही लोग हल करेंगे जो मसाइल को जानते हैं, जानते जो होंगे। मसाइल ज़दा हों, जो मसाइब ज़दा हों। बिल्कुल ऐसा ही। मसाइल ज़दा लोग वो जानते हैं कि हमारे बच्चे या वो खुद, कि इनमें से आप किसी एक से पूछ लें, कोई एक ऐसा है जो जाके सब्जी ली हो कभी नहीं, कभी जिसको आलू प्याज का भाव पता हो, दर्जन गोश्त और किलो भाव का फर्क नहीं हो। पता, यहाँ तो हाल ये है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि बसों में हमारे लोग, हमारी माएँ बहनें कैसे धक्का खाती हैं, बिजली के बिल भरने के लिए क्या सूरत है, किस्तें करवाने के लिए लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने कितने घरों में बच्चों के हाथ पीले करने के पैसे नहीं है, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है। ये रियासत की जिम्मेदारी है, रोज़गार देना रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करना रियासत की जिम्मेदारी है। अस्पतालों में इलाज कराना, स्कूलों में तालीम देना, पानी की फराहम करना, यूटिलिटीज़ की फराहमी करना, ये तमाम रियासत की जिम्मेदारी है। वरना आप क्यों वोट मांगते हो? मुझे तो आवाम को ये मैं अपील करता हूँ कि जब आप देख रहे हो कि 72 सालों से आपको बार बार शक्लें, पार्टियां बदल कर शक्लें वही हैं, पार्टियां बदल रही। तो आप दिखा लें कल या परसों किसी एक, मैं नाम बल्कि ले रही हूँ, अमर अयूब का दिखा रहे थे। जी, वो जी, एक जी। जगह उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा जो पिछली प्रेस हुकूमतों के दिखाई खिलाफ कि यार कसम ये खुदा का। पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं, ये काफ लीग से कर रहे हैं, अब ये जनाब PTI PTI से कर रहे हैं। वही शख्स है, 3 पार्टियां बदल गया। बिल्कुल और ऐसे। फिर जब वो आता है तो पहली पार्टी को गाली दे रहा। तो भाई आवाम को देखना चाहिए कि बिल्कुल सही बात तुमको आपको सबसे बड़ी इस वक्त मीडिया जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आपको दिखा रहा है। बिल्कुल। और जैसे आपका K21 है, ये एक अवामी चैनल है, बिल्कुल। लोग कराची के लोग, बाहर के लोग देखते हैं इसको, इससे एक एनालिसिस डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसा और ही। रिजल्ट क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के लोग रोज पर रोज नीचे चले जा रहे हैं। आपने देखा कि हमारी क्या सूरत हाल है, हमारे लोग किस तरह सोते हैं, कहाँ एक एक घर में 8-8 5-5 किसी को बच्चे इल्म हैं, नहीं है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और वो लोग सुबह उठ के बेचारे परेशान के नाश्ते के लिए उनके पास दूध नहीं है, खाली चाय की पत्ती में। अब तो चाय की पत्ती भी लेना मुश्किल, क्योंकि कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अब जबकि आपके सामने करोड़ों रुपए ले लेके वो थैलों में रख रहे हैं, उन्हीं के वोट जो उन्होंने वोट दिए थे उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है, उनका वोट बिक गया। अपना वोट को बचाने के लिए, अपनी वोट की कदर को जानने के लिए इनको खुद लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। मैं ईमान से कह रहा हूँ कि अगर ये आम आदमी मुतहद जिस दिन हो गया ना, ये खड़ा नहीं हो सकता अवामी इनकलाब के सामने, अवामी ताकत के सामने। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। होगा कैसे? देखें, लोग तो इस वक्त इतना, जैसा भी आपने बताया ना, पीने का साफ पानी है नहीं, सड़क पे चलने के लिए सड़क मौजूद नहीं है, जहाँ सड़क हुआ करती थी, बिजली गैस से आप किसी महरूम हो जगह गए। चले जाएं, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में एक ढंड होती है, वो जानवर और इंसान इकट्ठा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी, कई कई महीनों का, कई कई सालों का पानी खड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी पी रहे हैं। मजबूरी है, मजबूरी। हाथ में आप देख रहे हैं बच्चों के
पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े ही नहीं है, सर्दियों में ठट्ठर ठट्ठर कितना मर गए, उमरकोट मिट्टी के अंदर भूख की वजह से बच्चे मर गए। आपके सामने है, ये आवाम देख रही है। लोगों को खुद अकल करना चाहिए कि अगर आप अपना वोट, कीमती वोट इनको ना दें और अपने जैसे किसी लोग आदमी को दें, अपने जैसे लोगों को खड़ा करके उसका मुहासवा रखें, अपने उसको जानते हो कि ये आदमी कैरेक्टर वाइज हमारे लिए बेहतर है। भूल जाओ ना इन चमकती गाड़ियों को, भूल जाओ ना इन चमकते पैसों के बेस के ऊपर चेहरों को, जो जानते ही नहीं है गुर्बत क्या होती है। जरा उनके अपने घर देख तो ले, जो रहते जिनका स्टाइल, लिविंग स्टाइल देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें। 300 400 कनाल के घरों में रहने वाले, क्या आम आदमी 5 10 हज़ार गज के घर के घरों में रहने वाले, 20 30 40 गाड़ियां रखने वाले क्या समझ सकते हैं कि आम आदमी का दुख दर्द क्या है? नहीं तो आम आदमी क्या करे। अब हैरान कुन बात यह है कि जनाब ये डस्का में आपने देखा ज़मीनी इंतखाब हुआ, 2 लोग जान से भी चले गए, लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे और दस्तों गिरबां हैं, जंग का मैदान एक बना हुआ था, सब कुछ हुआ, एक तबाही फिर गई, आम आदमी बुरी तरह से जो उसमें जलील व ख्वार भी हुआ, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जनाब वो दोबारा इंतखाब की जो बात हो रही है। ये सूरत हाल है, ये कल्चर है आपका। अब ये लोग जो धक्के खा रहे हैं, वो जिनके जान से गए हैं, उनसे जाके कोई पूछे उनके दुखों का कोई मदावा कर सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई मदावा नहीं कर सकता। जान चली गई 2 आदमियों की, कोई मदावा नहीं कर सकता। इंतखाब दोबारा हो जाएगा, इंतखाब तो उन्होंने जैसे ऐलान किया कि दोबारा हो जाएगा। ये डस्का के अवाम को सोचना चाहिए था। बेशक वो दोनों जो जमहूरियत के दावेदार, नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदार, दोनों जमात बिल्कुल ऐसा नाम नेहाद हैं, और ये सियासी इत्तेहाद भी नाम नेहाद है। इनमें से एक दिखा दें जो अवामी शख्सियत हो। कोई नहीं। जिस बेसिस के ऊपर वो लोग इलेक्ट हो रहे हैं वो आपको नहीं पता, हमें नहीं मालूम। बिल्कुल है। पहले लोग सिलेक्टर्स का इल्ज़ाम लगता रहा कि वो लाते रहे, और अगर अब भी उनके पीछे कोई, अभी फिर उन्होंने कहा कि जी IB इन्वॉल्व थी, दोनों जमातें कह रही है IB इन्वॉल्व थी। तो ये लोगों को भी तो देख रहा है कि उनके मुकाबले में, इन राशियों के मुकाबले में कुछ ऐसे लोग और ऐसी जमातें भी वहाँ खड़ी थी जिनके नुमाइंदे उनकी नुमाइंदगी कर सकते थे। ये जो नुमाइंदों को उन्होंने मुंतखब किया है या जिनके लिए वोट डाले, और जो छोटी जमातों के या ऐसे लोग जो उनके लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उनकी भी 2 आंखें, इनकी भी 2 आंखें, ऐसा ही है, उनकी भी एक नाक है, इनकी भी एक नाक है। ये सोचना तो आम आदमी का काम है, जिससे आपने खुद कहा बिल्कुल कि आम आदमी को सोचना पड़ेगा, आम आदमी को इत्तेहाद करना पड़ेगा इनके खिलाफ। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हर चीज़ 72 सालों में आजमा चुके हैं। बार बार आपने जो है ना इलेक्शनों में, मेन इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में आपने आजमाया है ना। हजरत मौला अली का कौल है ना कि एक मोमिन एक बेल से एक दफा डसा जाता है, ये बार बार डसे जाते हैं। कैसी तुम्हारी मोमिनियत है, कैसे आपका दीन आपको इजाजत देता है कि आपने एक दफा इसको आजमा लिया, 12 आजमाए चले जा रहे हैं, कोई अच्छी चीज नजर आने को उम्मीद है। ये लोग जो आपके सामने लीडर बन के खिताब कर रहे हैं, ये आपकी लीडर है। बिल्कुल, लीडर आपका वो होता है जो आपकी बात करे, जो आप ही की तरह रहता हो। कायद आज़म जैसे, लियाकत अली खान जैसे शहीद हुए तो कमीज उतारी गई तो उसमें 3 4 सुराख थे। गांधी जैसे लीडर लोग थे, नहीं थे, कपड़ा होता नहीं पहना उसने कि भाई मेरे आवाम के पास कपड़े नहीं है। ऐसे लीडरशिप लाने, क्या उनके कोई बंगले कोठियां थी? क्या उनके पास कुछ चीज निकली थी? आपके सामने है। सही, आम छोटे छोटे 80 गज के 50 गज के झुग्गी नुमा घरों में रहते थे, मगर पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के रख दिया। क्यों? कि आम आदमी उसके पीछे था। आज फिर ऐसी ताकत की जरूरत है। ऐसा ही है। अब ये सोच बेदार करने की ज़रूरत है। और दुख की बात यह है कि पहले तो यहाँ की बात करते थे, शहर कराची के ये जो बल्दियाती मसाइल थे इसको डिस्कस करते थे। अभी लाहौर से जो हमारे देखने वाले हैं बताते हैं शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। किसी गली में चले जाएं, किसी कोने पे चले जाएं, किसी नुक्कड़ पे आप जाके देखें कचरों के ढेर लगे हैं। ये सियासी इख्तलाफात की वजह से हो रहा है, ये बखूबी आपके इल्म में है। ये एक अजीब सा सिलसिला आपने एक राइज कर रखा है। अब मसला ये कि वो एक आम आदमी की जो उम्मीद थी वो ये कि कोई बल्दियाती फ़ाल निज़ाम हो तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। वो कैसे मुमकिन है? उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई आमिर आएगा तभी आकर वो ये करेगा, वरना हमारे पास तो कोई ऐसी पार्टियां नहीं करती। अच्छा, मैं एक सवाल अपना मुकम्मल ज़रूर करूँगा, ब्रेक के लिए क्या ना एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं
और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। अमानुल्लाह पराचा साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनसे आज बात हो रही है। ब्रेक लेते वापस आते हैं, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी अमानुल्लाह खान पराचा साहब से, और आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस के, और सियासी जमात है और सियासी कारकुन भी रहे, और बहुत सारी सियासी जमातों को बड़े करीब से मामलात उनके देखे भी हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह भी है। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त जो मुल्क का जो सियासी निज़ाम है इस हवाले से। अब अमानुल्लाह साहब, अब बात यह कि जो बल्दियाती निज़ाम का जो सवाल ब्रेक पे जाने से मैंने नामुकम्मल छोड़ा था, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए कि जनाब अब बल्दियाती निज़ाम तो देखें जिस तरह का राइज निज़ाम है उससे तो नताइज निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। फिर वही एक हुकूमत जाएगी, सूबाई हुकूमत और होगी, बल्दियाती हुकूमत और होंगी, तो मामला इनसे नहीं संभल पाते, और दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने। तो फिर ये जो बुनियादी मसाइल हैं ये लोगों के कैसे हल होंगे, चाहे लाहौर में रहने वाला हो, शेखुपुरा का रहने वाला हो, चाहे फैसलाबाद का रहने वाला हो, पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी आप देख लीजिए, उसकी परेशानी का आलम इस वक्त यही है कि अवामी मसाइल जो है कोई हल करे, वो हल होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे मुमकिन हो सकेगा समझा? ये बात आपने यासर भाई खुद ही कही आपने कि अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो दी ही नहीं गई। यस, इन्होंने जिस तरह देखे ना सिस्टम कितनी ले दे हो रही है बुजदार के ऊपर, यस, कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या तो जो जिस पे लीडर की अपनी चाहे वो बंदा काम कर सकता है नहीं कर सकता है, जिसको लीडर चाहे, जिसको पिया मन भाए, तो उसको आपने बैठा दिया। ऐसा ही है। अब यहाँ पर भी जहाँ पे भी देखें ये सब जगह पूरे पाकिस्तान में यही सूरत है। ख़ास तौर से बलूचिस्तान में तो वहाँ आम आदमी की कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं, वहाँ तो सरदारी निज़ाम चला रहा है, वही मिनिस्टर है, वही MP है, जी। वही उनके घर देख लें। आप जाके पहले बलूचिस्तान को देख लें तो उनके लोगों को देख लें क्या सूरत हाल है, जी। गरीब से गरीब तक, और उनके जो लीडरान हैं वो क्या उनके शान है, दुबई के और UAE के सऊदीया के शेखों के नहीं होंगे जो शान। हाँ, ऐसे ही। इधर आ जाएं, कमोबेश सिंध के अंदर भी सरदारी सिस्टम है, वही निज़ाम है, और आम आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आप लोकल बॉडीज से दुनिया जिस तरह दुनिया में निज़ाम राइज है, ग्रास रूट तक की पावर नहीं देंगे, आम आदमी जो है वो उसको इख्तियारात नहीं मिलेंगे, गली महलों की सियासत में भी हुकूमत की जो ये अशरफिया ये इन्वॉल्व नीचे जो वो भी उस आदमी को देते हैं टिकट जो आवाम की खिदमत कम करें, उनके गीत ज़्यादा गाएं, बिल्कुल उसी को टिकट मिलेगा, चाहे वो कौंसलर का टिकट हो, चाहे वो UC के चेयरमैन का हो या डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन का हो। तो ये हम देखते चले आ रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ पर भी इस शहर में भी ग्रास रूट के लोगों को टिकट मिला और ग्रास रूट के लोग ऊपर आए, तो फिर उनको यहाँ पर भी उनके तमाम मामलात को स्लब कर लिया गया, और जो उनका फंड था, सारा पैसा था, वो 10% लगाते थे तो 90% वहाँ जो लीडरान है उनको मिलता रहा है। और यहाँ जितने पूरे पाकिस्तान में यही सिस्टम है, ये पैसा जो है ये जाता रहेगा। और ये अगर इसको सिस्टम को उस एकदम आप ये समझ लें कि इनकलाबी तौर पे ख़त्म करना होगा। कोई मैं तो फौज को कहूँगा, फौज जिम्मेदार है। तो फौज ने अगर इन सियासी निज़ाम में इन लोगों को ला कर रखा तो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के अवाम पे एक बड़ा एहसान कर दे कि बल्दियाती निज़ाम को हुकूमती सिस्टम से अलग कर दे। कम अज़ कम ये इख्तियारात सारा फौज मुदाखलत करे, क्योंकि फौज पर लोगों को ट्रस्ट है, तो वो इसको जो है
इस बल्दियाती निज़ाम को इस सियासी निज़ाम से अलग कर दें। ट्रस्ट तो है, फिर लेकिन क्या अमानुल्लाह साहब फिर देखें ना, तनकीद का कितना बेजा निशाना बनाते हैं कि इतना बड़ा एक कौमी इदारा है, उसको आकर फिर सफाई देनी पड़ती है। अगर कोई भी मामला यहाँ होता है आप उंगली मैं उठा कहता हूँ उठा सियासी देते बात हैं। ना करें ना, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हाँ हूँ। नहीं, वो मैं बात एक आपकी अवामी सही है बात कि कर उसको रहा हूँ अलग कर कि दिया जाए, सियासी लेकिन वो तो तौर पे किसी मामले में भी अगर वो बात करें भी, अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आपके देखिए यहाँ एक हंगामा बल्दियाती बर्पा हो जाता है। यूरोप में भी है, बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल अलग है। अलग है, तो बिल्कुल आप बल्दियाती निज़ाम को बिल्कुल अलग कर देना, ये तो कभी नहीं करेंगे क्योंकि इन सियासी लोगों के टोटल मफादात नीचे हैं। ये इसको हम या तो ये कानून ऐसा पास कर दें, ये करने को तैयार नहीं है क्योंकि इनको पता है कि ये उन्होंने इन्हीं को इस्तेमाल करके वोट लेना है, बिल्कुल। इन्हीं को इस्तेमाल करके अपने जलसे जुलूस कामयाब करने हैं। आप आज अलहदा कर दिए इस निज़ाम को, आप यकीन करें लोग इस सियासत को देखेंगे नहीं, लोग अपने मसाइल हल करवाने में लगेंगे। यहाँ आप यकीन करें सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी, गटर का निज़ाम, पानी का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, तालीम के निज़ाम, जो आवाम की यूटिलिटीज़ हैं वो सब के सब ये लोग देखेंगे। इनको जो इनका जो बजट है यूनियन काउंसिल्स का, इनको ये खुद जमा करें। पूरी दुनिया में ऐसा ही है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन आप करने नहीं देते हो ना। आपका खुद के जो हमारे जो लोग हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं इसके अंदर। तो मैंने फौज का जिक्र इसलिए नहीं किया, मैं कहता हूँ कि और तो कोई करेगा नहीं। हाँ, जब भी बल्दियाती मामलात किया है तो सिर्फ फौज नहीं किए। आपने खुद कहा शुरू में कि कोई सियासी हुकूमतें तो बल्दियाती इंतखाबात कराती ही नहीं, हाईली इफेक्टिव रहा। और आपके सामने जब भी फौज की हुकूमत रही है तो उसने बल्दियाती निज़ाम उसके ऊपर काम किया। और आपने देखा उन बल्दियाती निज़ाम जिसके ऊपर सियासी निज़ाम का कोई अमल दखल नहीं था, उसने कामयाबी के साथ जहाँ लोगों का मसले हल किए। ऐसा ही है, डिलीवर तो अभी भी आप वाली खुद की बात है कि इसको निज़ाम को आने दें, इस निज़ाम को बिल्कुल अलग कर दें। अगर ये कोई भी हुकूमत जो ये काम कर दे वो समझ लें वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि फौज को चाहिए कि वो आके और तो कोई नहीं करेगा, नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने माजी के अंदर 72 सालों में हमेशा पास होने ही नहीं देंगे। पास कर क्या करेंगे? उन्होंने कोई बिल आज तक उन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया। हाँ, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। जब उनको पता चलेगा कि हमारा अपना इंटरेस्ट है तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि इनको ऊपर जाके सबका इंटरेस्ट कॉमन है, एक ही है। ये आम आदमी का इंटरेस्ट नहीं है, इनका अपना इंटरेस्ट सबका एक ही है। ये इकट्ठे हो जाते हैं। जब इनके खिलाफ कोई चीज हो रातों रात बिल पास हो जाता है। तो अगर कोई आवाम की मर्जी की उसकी अच्छाई की बात हो वो बिल पास ही नहीं होता। कोई एक काम तो बता दें जो आवाम के लिए कोई रिलीफ के लिए काम हो। आज कुछ रिलीफ देते हैं, कल सुबह FBR के नोटिस जारी हो जाते हैं। सर कहाँ से रिलीफ दें? कौन सी चीज़ का रिलीफ का क्या हाल है? सरिया 1.5 लाख रुपए टन हो गया, सीमेंट की बोरी 650-700 रुपए की बोरी हो गई है। वो तो आगे की आपने बात की है ना, अभी तो ये पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से सिंध हुकूमत वो हाई कोर्ट ऑफ सिंध भी पूछ रही है कि भाई ये कौन सा फॉर्मूला है? भाई आप खुद देखिएगा कि ये जो इन्होंने अब नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होती है ना तो इन्होंने बढ़ाने हैं 5 रुपए। तो ये लिखते हैं कि समरी वगैरह ने दी है 12 रुपए की। और जनाब प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया और कहा जी बड़ा जुल्म है आवाम पे। सर ये पुराना तरीका वारदात है, लोगों को समझ आ गई है। 5 रुपए लीटर आप पे आसान कर दिया। किस तरह खेल रहे हो तुम लोगों की इसके साथ किस तरह खेल रहे हो? क्या लोग आप हैरान होंगे कि 45 रुपए से लेके 451 रुपीज तक खाली टैक्सेस हैं पेट्रोल के ऊपर। भाई उसमें से आप कम कर लो ना, अपनी अयाशियां कम कर लो ना, अपने प्रोटोकॉल कम कर लो। IMF को क्या जवाब देंगे फिर? पैसा कैसे मिलेगा ये तो बताइए। IMF और वर्ल्ड बैंक अभी देखिए ग्रेड इसके अंदर अभी भी रखा हुआ है। तो कितने आपने पाकिस्तान के अवाम पे सख्तियां करके क्यों कर रहे हो? आपने तो कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे। आप यकीन करो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जी, आप इंशाल्लाह मेरी इस बात से आप भूल जाएं इस IMF और वर्ल्ड बैंक, थोड़ा कम कर लो ना, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो ना, लोगों को लाने दो ना पैसे। लोगों में बड़ा पोटेंशियल है, 22 करोड़ लोग हैं, मजाक नहीं है। हम अपने मुल्क का जिस तरह दिफा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जिसका इंटरेस्ट बाहर हो वो क्या दिफा करेगा? हम दिफा कर सकते हैं, आम आदमी दिफा करेगा। आप IMF को छोड़ दें, आप पाकिस्तानियों को छूट दें, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा ट्रेडर, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पड़ा हुआ है, इंडस्ट्री लगाने की छूट दें, कोई NOC लेने की ज़रूरत नहीं है, और पैसा लाने की इजाज़त दें। मुशर्रफ के दौर में पैसा लाने की इजाज़त थी, पैसा ले जाने की इजाज़त थी। 200 इन्वेस्टमेंट बैंक थे, डॉलर आपका 9 साल तक हिला नहीं। तो कौन सा IMF दे रहा था? कौन सा वर्ल्ड बैंक दे रहा था? बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक के कर्जे अदा कर दिए गए। प्रैक्टिकल हो चुका है। ये नहीं है कि आप
ये डराएं लोगों को कि IMF से पैसा नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, नहीं रोलेंगे हम। दुनिया में कई मुल्क हैं, ईरान है, कोरिया है, जिन्होंने IMF से पैसा ही नहीं लिया। लेकिन मैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट करूं, ये तो बताइए ना भाई। देखिए मैं अभी उसको इसी पे आ रहा हूं। अगर आप IMF को छोड़ दें, 0% इंटरेस्ट करके पाकिस्तानियों को अलाउ कर दें कि जितना पैसा ला सकते हो लाओ, जितना पैसा ले जा सकते हो ले जाओ। जो आप खुद कह रहे हो 200 से लेकर 400 अरब डॉलर पाकिस्तानियों को बाहर रखा हुआ है, उनको छूट तो दो, उनको कोई पूछ कुछ नहीं होना चाहिए। वो आए, अपना पैसा रखें, बिजनेसमैन ट्रेडर को आज़ादी दें। ये आप जो वर्ल्ड बैंक की और ये FBR की तलवारें लटका के आप बैठे हुए अपने अपने लोगों पे भरोसा कर रखें, अपने लोगों को चोर मत कहें, ट्रेडर को चोर नहीं कहें, इंडस्ट्रियलिस्ट को चोर न करें, ना कहें ना। आप जब उनको चोर चोर करेंगे, जिसके पास पैसा चोर नजर आ रहा है, जिसके पास भी आज लाख डॉलर के करीब 1-1.5 करोड़ रुपया है, तुर्की और स्विट्जरलैंड 1.5 लाख डॉलर में 2 लाख डॉलर में उनको जो है सिटीजनशिप दे रही है, और साथ में 500 गज का घर दे रहे हैं। यहाँ 500 गज का घर मिलता है, सवाल ही नहीं। तो वो जिसके पास भी थोड़े वसाइल है वो निकल रहा है। ऐसा ही तो इसकी वजह यह कि ये जो सख्तियां आपने की है ना, इस तरह की अपने पे नहीं है सख्तियां, ये आम आदमी पे, आम आदमी पे। तो आज अकाउंट नहीं खोल पा रहे, आज पैसा लोग रख नहीं सकते, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही। 30 ट्रिलियन रुपया यहाँ से निकल गया है। 30 ट्रिलियन, नॉट ए जोक यार। तो बैंकों में जो बैंकर हैं उनसे पूछें, बेचारे अकाउंट, सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए वो तरले कर रहे हैं लोगों के। ऐसा ही है। तो इसका मतलब एक वक्त वो वक्त था लोग बैंकर के पीछे जाते थे, बैंक के पीछे जाते थे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये कैसे मान लूँ? देखिए, जहाँ पे जितना निज़ाम चलाने वाले लोग हैं ना, अब ये बड़ी तल्ख बात है लेकिन ये बात हकीकत है और लोगों के इल्म में भी है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जितने भी इंतज़ामी उमूर चला रहे हैं सारे उनके पास लाल रंग का पासपोर्ट है, बरतानिया का, कनाडा का पासपोर्ट है, अमेरिका की नेशनलिटी ले रखी है। इम्पोर्टेड लोग हैं ना, ये आपने ज़्यादा आसान कर दिया। इम्पोर्टेड लोग आपके पास बैठे हैं, वो चाहे क्रिकेट के मामला चला रहे हों, चाहे वो कोई और मामला चला रहे हों, एडवाइजर काबीना के मेन लोग जो हैं वो ये जब सारा सिस्टम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, सारे हुकूमत सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं है, जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ये ब्रीफ केस उठाएंगे अपना, मेरे ख्याल में 1 दिन पहले इनका जो है वो टिकट हो चुका होगा, ये चले जाएंगे। मैं सवाल किससे करूँगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार कौन है? मैं किसी से पूछ सकूँगा? देखिए, जो बात आप जिस लेवल पे कर रहे हैं ना, आप आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ का आदमियों का सवाल आपने कर दिया कि मैं किसका गिरबान पकड़ूंगा। बताइए। आप ठीक कह रहे हैं, जो लोग इनको लाने वाले हैं, जिन लोगों ने इनको लाया है वो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। उनको वो गिरबान आम आदमी उसके हाथ में उसके गिरबान को पकड़े कि तुम 19 आदमी ये जो लेकर आए, जो इसका पूरा मुल्क चला रहे हैं, इनको पाकिस्तान के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया। और आप वाली बात कि इनके पास नीले और लाल पासपोर्ट हैं, ये वहाँ के लोग हैं। इन लोगों ने, अब देखिए, मैं नाम नहीं लेता आपके सामने, वो एक को मैंने झूठ बोल के उसने कहा मेरी अमेरिकन शहरियत नहीं है, वो उसकी जारी तो उसको सेनेट में दे दिया। और अभी भी उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ अमेरिका में और यूरोप के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा। तो अगर ये उनको पाकिस्तान से इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी गवर्नर है पंजाब के, उनके भी पास भी ये पोजीशन है, तो इन्होंने सबने जाना है तय है। तो अभी वक्ती तौर पे इन्होंने अपनी नेशनलिटियाँ कैंसिल करा दी हैं, और कोई उनको पता है कि उनके पास जो कुछ दिया वो फिर बहाल करा लेंगे, हो जाएगा। यहाँ एंजॉय करने आए हैं, यहाँ पैसा लूटने के लिए आए हैं, ये कमाने के लिए यहाँ इंतखाब लड़ा जाता है। यहाँ इंतखाब लोगों की खिदमत के लिए नहीं लड़ा जाता। तो आपने सही कहा कि किसको पकड़ा जाएगा, किसको पकड़ेंगे भाई? ये वो जिम्मेदार है जो इसको लेकर आया। ये जो टोला अब इस वक्त मुसल्लत है और जो उनके इर्द गिर्द है, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने ममलका बरतानिया का ओथ ले रखा है, तो जिन्होंने के। अच्छा, ये मैं कतई कलामी की माजरत, ये आपको सुबह से लेकर शाम तक टीवी स्क्रीनों पे नज़र आते हैं। आप यकीन कीजिए कि थोड़ा अरसे बाद आप इनकी शक्लें भूल जाएंगे, आपको याद नहीं होगा कि ये भी पाकिस्तान की तारीख का कभी कोई हिस्सा थे और इतने आम ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं। ये बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि आप लिख कर रख लीजिए, लोग इनकी शक्लें भूल जाएंगे। ये बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको आप आगे ज़िंदगी में कभी नहीं देखेंगे कि कभी इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक भी था। ये आपकी कौम के साथ हो रहा है मजाक, ये आपने यहाँ तक पहुँचा दी। कहा आपने, मोइन कुरैशी अगर आ सकता है जिसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड सिंगापुर पे जहाज़ को रोक के बनाया गया, यार ये सोचें, लम्हा फ़िक्र है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के उन आला इदारों के लिए जो ये काम होने दे रहे हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। कैसे मोइन कुरैशी आया,
और वही मोइन कुरैशी स्टाइल ही है ये जी वो बड़ा स्टाइल था जी ये छोटा स्टाइल है लेकिन स्टाइल वही है ये किसके कहने से यहाँ हुकूमतें चेंज हो रही हैं नहीं। किसके कहने से यार ये लोगों के हकूक को सलब के सबसे बड़ा हक टाका मारा गया लोगों का और मारा जा रहा है ये सिलसिला चलता रहेगा क्या ये दुख और गम की तकलीफ़ें ये जो 47 में हमने आज़ादी हासिल की हम कहाँ आज़ाद हुए अगर मैं आपकी बात को ले लूँ तो आपकी बात से तो ज़ाहिर हो गया कि ये आज़ाद नहीं हम बिल्कुल तो उसी तरह गुलाम हैं आपने खुद कहा कि ये इस तरह के लोग नॉमिनेट होके बाहर से इम्पोर्टेड लोग आते रहेंगे और मोइन कुरैशी और इससे पहले से और आज तक तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि हम कभी आज़ाद नहीं थे हम तो उन्हीं आकाओं के गुलाम हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आज फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर IMF का पेड़ है हमारा गवर्नर स्टेट बैंक पेड़ है तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम कोई अपनी मर्जी की पॉलिसियाँ बना सकते हैं ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ज़राअत की पॉलिसी तो हमें तो एक किस्म की यहाँ हमारी मंडियाँ जो हमारी जो फैक्ट्रियाँ जो हैं वो गोदाम बन गई हैं इंपोर्टेड मटेरियल्स के हम उनके लिए काम कर रहे हैं आपके अपनी खुद की तो कोई ख़ास मैन्युफैक्चरिंग लेकिन ये जो गुनाह हुआ है जो नौजवानों को पाकिस्तान के आवाम को जो ख्वाब दिखाए गए जो ताबीरें दिखाई गई जो बुरी तरह मजरूम है बुरी तरह नाउमीद हो रहे हैं कैसे फिर इनसे दोबारा से वोट मांगा जा सकता है या आगे अगर कोई आकर ये बात कहेगा कि हम हकीकी तब्दीली लाना चाहते हैं ये सारा फरसूदा निज़ाम जिसकी निशानदेही करते थे माजी में खड़े होकर कि इसको तब्दील कर देंगे इसको असर नौ की तब्दीली होगी 90 दिन के अंदर और वो कर देंगे आज बड़ी आसानी के साथ वो कह देते हैं कि जी ये तो 5 साल के अंदर मुमकिन नहीं है बल्कि ये तो इसके लिए तो 10 साल काम है ये सब कुछ होने के लिए तो फिर किसकी बात पे आदमी भरोसा करे ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये सोच रहे हैं कि फिर जाके किससे पूछा जाए फिर किसकी तरफ देखें कौन तब्दीली लेकर आएगा आप ठीक कह रहे हैं खुद लानी पड़ेगी तब्दीली खुद लानी पड़ेगी मैंने आपको अर्ज किया ना अब इनको आप भूल जाए जो अब आपने मर्सी ने ऐसे ही झूठ बोले थे और 8 महीने में उनकी यूथ ने बाहर फेंकी ऐसा ही हमारी यूथ को तो 30 महीने हो गए क्या जो कुछ उनको कहा गया अब यूथ देख चुकी तो एक मोबाइल एप्लीकेशन का मसला पड़ा उन्होंने उठाकर बाहर किया आप देख आपके सामने है ना जी अभी आपके सामने ये भी आ रहा है कि 30 महीने से जो कुछ हमारी यूथ को बोला गया उनको कुछ नहीं मिला इस यूथ को चाहिए कि अब ऐसे लोगों को साथ ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए तो खुद वो इलेक्ट हों अब इन लोगों को इलेक्ट नहीं करें इनको रिजेक्ट करें अगर फिर ये क्योंकि देखिए अब क्या किया हुआ है सोशल मीडिया का दौर है पेड यूट्यूबर बैठा हुआ है पार्टियों का पेड फेसबुक चल रही है पेड आपकी जितना भी निज़ाम है पेड चल रहा है अब वो उनके गीत गा रहे हैं उनके कार्टून बन रहे हैं वो मुखालिफिन के कार्टून बना रहे हैं और अब लोग ये समझ रहे हैं कि शायद व्यूअरशिप बड़ी ज्यादा आई 2 लाख भाई वो बढ़ा रहे हैं जी वो पेड लोग बढ़ा रहे हैं आप देखें तीनों बड़ी सियासी जमातों ने 200 300 यूट्यूबर्स को हायर किया हुआ है दे आर पेड पीपल वो जो काम कर रहे हैं वो आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं तो ये यूट्यूबर जो 500-600 टोटल लोग हैं अच्छा मैं हैरान हूँ मानुल्लाह साहब आपने बिल्कुल सही इसकी निशानदेही की है कि वज़ीर आज़म साहब की एक दफ़ा ये जो चार्ज लेने के बाद ये मीटिंग्स हो रही हैं यूट्यूबर के साथ मैं हैरान हूँ यूट्यूबर की ऐसी मीटिंग होती है जैसे काबीना की मीटिंग हो रही उनको पता है कि यही जो कुछ वो करते रहेंगे इस पर पर्दा कौन डालेगा ये यूट्यूबर डालेगा ऐसा सोशल मीडिया में फैला देंगे कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने खुद कहा कि यार ये सारा कुछ वो ऐसा गोल घोटाला हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है हिटलर कहता था ना एक झूठ को इतनी दफा बोलो बार बार बोलो सच लगने लगे ऐसा ही है यहाँ यही काम है यहाँ नई नई वीडियोस आ रही हैं पता नहीं चलता कौन सी सच्ची वीडियो कौन सी झूठी वीडियो है नए वीडियो स्कैंडल आ रहे हैं अब लोगों ने अखबार पढ़ना और टीवी देखना कम कर दिया अब किस पे चले गए ज़्यादातर इस पे सोशल मीडिया पे चला गया धड़ाधड़ जिसकी जो मर्जी आता है बगैर वगैरह कोई निज़ाम ही नहीं है ऐसा ही है जब ये एंकरों को आपने जो बड़े बड़े नामी गिरामी एंकर्स थे उनको जब आपने निकाला हुकूमत की निशानदेही पे निकाला गया तो वो अब क्या कर रहे हैं वो यूट्यूब पे आ गए वेब चैनल बना लिए हैं और वो जो काम वहाँ रुकावट रोक टोक से कर रहे थे अब खुलेआम बादल पैदल आज़ाद काम चल रहा है ठीक है नतीजा क्या निकलेगा ऐसा ही चलिए जी अमानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की अच्छा लगता है आपसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है देखने वाले भी जो प्रोग्राम देखते हैं
उनके दिल की आवाज़ बनते हैं, तर्जुमानी उनकी करते हैं, और यही शायद लोग सुनना भी चाहते हैं। तो ये जी आज हमारी कोशिश थी। अमानुल्लाह साहब क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं, आप खुद भी चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस के, सियासी जमात है, और सियासी निज़ाम के हवाले से हमेशा उनसे गुफ्तगू हमारी रहती है। बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं सारे मामलात के ऊपर। ये ख़बर मेरी नज़र से गुजरी है, श्रीलंका के अंदर मुसलमानों की जो तदफीन का एक मसला था, एक बहुत बड़ा मसला था कोरोना की वजह से, क्योंकि वो दफन करने के जो वहाँ पे वो हुक्म नहीं था। जी जी जी, आपने तो इसके ऊपर बड़ा इमरान खान साहब को भी ट्वीट किए थे कि ये, और मेरे वहाँ दोस्त हैं, एमपी हैं, जी जी वो मिनिस्टर भी हैं श्रीलंका के, बड़ा क्लोज कांटेक्ट है, बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिया। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों को दफनाने की परमिशन नहीं है। वो अभी परमिशन उन्होंने दे दी है, परमिशन दी थी जी, फिर, लेकिन उन्होंने कल फिर पार्लियामेंट में कहा कि थ्रू पार्लियामेंट करेंगे, जी और बड़ी हमने उनसे रिक्वेस्ट की, और बड़ा मुसलमानों ने वहाँ एहतजाज किया। बर्मा के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, श्रीलंका के मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता रहा कि ये हमारा रिलीजियस अफेयर है कि हम दफनाते हैं, और उन्होंने मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी के साथ जलाया। ऐसा ही है, श्रीलंका के साथ ये हमारे ताल्लुकात ही बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, अगर अल्लाह करे ये ऐसा हो गया तो ये एक बड़ी खबर है जी। और यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है। कोशिश की कि हालात हज़रा के ऊपर जो वो गुफ्तगू करें, और जो ये मामलात इस वक्त जारी हैं इसके ऊपर हम प्रोग्राम में बात कर सकें, तो इजाज़त लेने का वक्त है। और आज क्योंकि हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है, तो इंशाल्लाह फिर मंडे को यानी कि पीर के दिन आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।